हेलो, वेलकम बैक। चलिए हम इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अगले सेंटेंस को किस तरह से हिंदी से इंग्लिश में चेंज किया जाता है ये जानते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे हाउ मेनी एंड हाउ मच, ये जो है दो तरह के वाक्य हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, हाउ मेनी और हाउ मच। तो अब इनका हिंदी क्या होता है ये सबसे पहले जानते हैं कि हाउ मेनी और हाउ मच का हिंदी क्या होता है। फिर उसके बाद में इनका प्रयोग कैसे करते हैं, मतलब वाक्य में कैसे प्रयोग होता है। इसका हिंदी होता है कितना, कितने और कितनी। दोनों में से किसी का भी, चाहे हाउ मेनी का हो चाहे हाउ मच, दोनों का हिंदी कितना, कितने या कितनी, तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो अब जब इनका प्रयोग मतलब ये कितना, कितने, कितनी यदि वाक्य में आते हैं तो वहां पर हाउ मेनी या हाउ मच का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, किस तरह से किया जाता है ये सबसे बड़ी बात है। तो अब चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हाउ मेनी और हाउ मच का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से बनाया जाता है। तो रूल चलिए देखते हैं। हाउ मेनी या हाउ मच सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर उसके बाद में नाउन लिखा जाता है। नाउन मतलब वाक्य में कर्ता को छोड़कर जो दूसरा नाउन रहता है, जो दूसरा नाउन रहता है उसको हाउ मेनी या हाउ मच के साथ में लिखा जाता है। फिर तुरंत बाद इसके सहायक क्रिया डू या डज लिखा जाएगा, प्लस इसके बाद जो भी सब्जेक्ट रहता है वो लिखा जाएगा। फिर उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा एंड अंत में क्वेश्चन मार्क लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हाउ मेनी हाउ मच लिखा जाएगा, फिर उसके बाद में वाक्य में जो नाउन रहता है कर्ता को छोड़कर जो दूसरा नाउन आएगा वाक्य में वो लिखा जाएगा। फिर नाउन के तुरंत बाद डू या डज लिखा जाएगा, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कि हाउ मेनी का प्रयोग किस तरह से किया जाता है और हाउ मच का प्रयोग। तो हाउ मेनी का प्रयोग काउंटेबल होता है, काउंटेबल नाउन के साथ होता है। मतलब जिस वस्तु को हम गिनती में गिन सकते हैं उनके लिए हाउ मेनी का प्रयोग होता है, और हाउ मच का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल, मतलब जिस वस्तु को हम गिनती में नहीं गिन सकते हैं, जिन्हें हम सिर्फ नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, उनके लिए हाउ मच का प्रयोग होता है। और हाउ मेनी का प्रयोग काउंटेबल। हाउ मेनी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब किसी वस्तु को गिनती में गिना जाता है तो उसके लिए हाउ मेनी का प्रयोग होता है। और हाउ मच का प्रयोग कहाँ होता है, जिस वस्तु को गिनती में नहीं गिना जाता है, उसको सिर्फ नापा व तौला जाता है, उसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। जैसे कि तुम कितनी रोटी खाते हो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहां पे देखिए वाक्य के बीच में कितनी शब्द आया हुआ है, कितनी आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहां पर हाउ मेनी या हाउ मच लगेगा। तो अब हमें कितना या कितनी पता चल गया। तो अब इसके बाद देखना है कि उसके आगे कौन सा नाउन लिखा हुआ है। रोटी है, रोटी क्या नाउन है ना, नाम है ये। अच्छा, इस नाउन को हम गिन सकते हैं, यस बिल्कुल गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो जब काउंट कर सकते हैं रोटी को तो क्या लगेगा, कितनी की अंग्रेजी, हाउ मेनी। तो यहां पे देखिए हाउ मेनी लगा, फिर इसके बाद नाउन तुरंत लिखा जाएगा रोटी, ब्रेड, फिर इसके बाद सहायक क्रिया तुम के साथ डू लगता है, डू यू ईट, क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी ब्रेड डू यू ईट, तुम कितनी रोटी खाते हो, समझ रहे। तो यहां पे देखिए हाउ मेनी लगा है, क्यों लगा है, क्योंकि रोटी को हम गिन सकते हैं। और
हाउ मेनी के साथ में ब्रेड लिखा गया है क्योंकि वह नाउन है, तो नाउन हाउ मेनी या हाउ मच के साथ लिखा जाता है। फिर नाउन के बाद डू लगा है क्योंकि डू लगता है सहायक क्रिया, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, जैसे वह कितना पानी पीता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वह कितना पानी पीता है। देखिए यहां पर कितना आया हुआ है और इसके बाद कितना जो शब्द है उसके बाद क्या है, पानी, मतलब ये भी एक नाउन है। अच्छा, ये नाउन कौन सा है, गिनने लायक है या नापने व तौलने लायक है, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल है। क्या है ये, अनकाउंटेबल, इसको तो गिन नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कितना जो शब्द है इसकी अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी, हाउ मच लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा ना। तो हाउ मच सबसे पहले लिखा जाएगा, तो हाउ मच, फिर वाक्य में नाउन क्या है, नाउन तो यहां पानी है, तो वाटर, फिर उसके बाद में सहायक क्रिया वह, तो इसके साथ डज ही पीता है, क्या लिखा जाएगा, ड्रिंक, क्वेश्चन मार्क लिखा जाएगा। हाउ मच वाटर डज ही ड्रिंक, वह कितना पानी पीता है। I mean, जब भी कितना, कितने, कितनी वाक्य में आता है तो यदि काउंटेबल नाउन है तो हाउ मेनी लगता है और अनकाउंटेबल नाउन है तो हाउ मच लगेगा। और पॉइंट वाली बात एक है कि उस वाक्य में जो नाउन रहता है वो इनके साथ ही लिखा जाएगा, फिर उसके बाद में डू या डज लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनता है। वो है जब किसी भी वाक्य में किसी कर्ता के बारे में पूछा जाता है, हमें ये पता नहीं है कि कर्ता कौन है लेकिन हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो किस तरह से जानते हैं। तो सबसे पहले हु प्लस वर्ब में यस या ईएस प्लस आगे जो भी वर्ड आएगा हम उसको लिख देंगे। जैसे हम पूछते हैं, हमें ये नहीं पता कि आपको खाना कौन देता है, हमें ये नहीं पता है कि आपको खाना कौन देता है, लेकिन वाक्य बनेगा कि आपको खाना कौन देता है, ये होगा ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हु गिव्स यू फूड, हु गिव्स यू फूड। यहां पर देखिए आप से आप पूछ रहे हैं कि आपको खाना कौन देता है, आपको खाना कौन देता है। तो हु मीन्स क्या होता है, कौन, हु मीन्स क्या होता है, कौन, कौन मतलब काम करने वाला कौन है। गिव्स यू, आपको कौन देता है, क्या, खाना, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य में क्या होता है कि डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस तरह के वाक्य में डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और जिससे पूछते हैं उस सब्जेक्ट को, मतलब समझ लीजिए कि सेकंड सब्जेक्ट को लिख देते हैं, फिर उसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट आता है वो लिखा जाता है। जैसे आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो हूं टीच यू इंग्लिश, हूं टीच यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, समझ रहे हैं। तो यहां पर उस कार्य को करने वाले के बारे में जानना है। जब भी किसी कार्य को करने वाला व्यक्ति कौन है हमें ये नहीं पता है और उसके बारे में जानना है, तो उसके लिए हु का प्रयोग किया जाता है, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में जो भी सेकंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है वो लिख दिया जाता है, समझ रहे हैं। तो इतना याद रखिएगा कि जब भी वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हु से बनता है तो उसके साथ डू डज का प्रयोग यहां पर नहीं होगा। ठीक है, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा, फिर उसके बाद में जो भी सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा वो लिखकर वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना देते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि नहीं शब्द आ जाए तो उसको किस तरह से चेंज किया जाता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में नकारात्मक शब्द।
तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द है तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सब सेम रूल वही रहेगा, सिर्फ एक शब्द उसमें बढ़ेगा जो है नॉट, बाकी स्ट्रक्चर जो है सेम उसी प्रकार रहेगा। और नॉट का प्रयोग कहाँ होगा, जो सब्जेक्ट लिखा रहेगा सब्जेक्ट के बाद में, मतलब कर्ता जो रहेगा कर्ता के बाद में नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे डू या डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट रहेगा। नॉट देखिए सब्जेक्ट के बाद रहेगा, फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क लिखा जाएगा। सेकंड वाले में भी ऐसे ही रहेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज लिखा जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट लिखा जाएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखकर अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। समझ आए? तो नॉट का प्रयोग देखिए दोनों तरह के वाक्यों में सिर्फ सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा, बाकी जो रूल है सेम वही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। जैसे क्या तुम नहीं खेलते हो, क्या तुम नहीं खेलते हो, तो डू यू नॉट प्ले, डू यू नॉट प्ले क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए डू है तो इसका मतलब वाक्य के शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द है, तो डू यू नॉट प्ले। हाँ? क्या वह नहीं जाता है, तो डज ही नॉट गो क्वेश्चन मार्क, क्या वह नहीं जाता है। तो नॉट का प्रयोग देखिए दोनों तरह के वाक्य में सब्जेक्ट के बाद ही हुआ है। हाँ? जैसे वह क्यों नहीं पढ़ता है, सॉरी वह क्यों नहीं पढ़ता है, तो वाई डज ही नॉट रीड क्वेश्चन मार्क, वह क्यों नहीं पढ़ता है। वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर नॉट का प्रयोग उसमें हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। ठीक है। राम क्यों नहीं स्नान करता है, तो वाई डज राम नॉट टेक बाथ क्वेश्चन मार्क। स्नान करने के लिए हम टेक का प्रयोग कर सकते हैं, तो वाई डज राम नॉट टेक बाथ, राम क्यों नहीं स्नान करता है। तो इतना याद रखिएगा कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाएगा तो नहीं शब्द की अंग्रेजी जब वाक्य में लिखी जाएगी तो कहां लिखी जाएगी, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद में, बाकी सभी रूल्स सेम उसी प्रकार से रहेंगे। ठीक है। तो ये है हमारा पूरा कंसेप्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, हम उस डाउट को क्लियर करें या करने की कोशिश जरूर करेंगे।